तो जो लोग सुनेंगे उनको तो सिंपल लगेगा, लेकिन अगर आप क्लास में भी रहते हैं ना साहब, तो मैं इस मेटलर्जी को ना आपके दिमाग में ना चिपका ही देता पूरी तरह से। मतलब या तो मेटलर्जी रहता या तो नीरव का नाम रहता, बस ही या तो नीरव या तो मेटलर्जी। चलो नीरव ध्यान सुनना, नीरव स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। हाँ प्रियंक पटेल ध्यान से सुनना, ये जो मेटल का जो ओर है ना, जिसकी कहानी वो शुरू करने वाले हैं, ये मेटल का ओर। तो सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर लिया। सबसे पहले तो वैसे क्रशिंग होता है, फिर सुन लेना, बिना पाउडर लगाए स्कूल नहीं जाना है। क्रशिंग से पाउडर, नीरो बिना पाउडर लगाए स्कूल नहीं जाने का। ठीक है शुभम? हाँ, तो सबसे पहले पाउडर क्रशिंग कर लिया, पाउडर बना लिया। ठीक है, पाउडर बनाने के बाद कंसंट्रेशन किया। साहब ये फिजिकल हो गया, ये केमिकल हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट लीचिंग है। लीचिंग में ताश के 4 पत्ते होते हैं ना, 4 इक्का होता है। एक इक्का तो आप हो गए जो पढ़ रहे हैं, और 3 इक्का कौन सा? एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। इन तीनों के लिए लीचिंग यूज किया जाता है, ट्रिपल ए। और फिजिकल में हम फ्लोटेशन मेथड यूज करेंगे। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अब हमने साहब यहाँ से ओर बना लिया, ओर मतलब मेटल। अब इसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे, ओर ऑक्साइड बनाएंगे। ओर ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। सही है? अब मेटल का ऑक्साइड जब बन जाए, ये मेटल का ऑक्साइड बन जाए, इसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे। किस प्रोसेस से? रिडक्शन से। अब इसके 2 प्रोसेस है, कौन कौन सा? एक तो अलिंगन डायग्राम जो अभी सिखाने वाला हूँ, और एक ये खुद। अलिंगन डायग्राम का यूज मेटल ऑक्साइड से इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है। बाकी क्यों अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब मेटल मिल गया आपको, लेकिन आप इंसान तो जानते ही हो कैसा होता है। इंसान को जितना कुछ दे दिया उसको कमी। इंसान सोचा नहीं साहब, अब मुझे तो इसको 99.99% प्योर करना है। अब इंसान दिमाग लगाया, फिर से उसने फिर रिफाइनिंग किया, और रिफाइनिंग करने के बाद उसको लास्ट में मेटल मिला। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5 स्टेप सभी को याद होना चाहिए। याद है कि यही 5 स्टेप की पूरी कहानी घूमने वाली है। ध्यान सुनिए। तो साहब हमारे पास मेटल आ चुका है। मेटल मतलब हमारे पास ओर आ चुका है। हमने इसमें से इम्प्योरिटी दूर कर दी है, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन लगभग इम्प्योरिटी दूर कर दी है। किससे साहब? कंसंट्रेशन से। अब मैं इसको इस मेटल ऑक्साइड में चेंज करने वाला हूँ। मेटल ऑक्साइड मतलब या तो इस ओर के ऑक्साइड में बदलूंगा, ओर के ऑक्साइड में मैं इसको बदलने वाला हूँ। मैं इसको ओर के ऑक्साइड में बदलने वाला हूँ, ओर के ऑक्साइड में चेंज करने वाला हूँ। सही है? ये हमारा दूसरा स्टेप है। फिर से सुन लीजिए, ये जो दूसरा स्टेप है, हम सभी को ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर, मतलब फॉर्मूला जब सेट करेंगे तो बन जाएगा। कुल मिला के हम इसके ऑक्साइड में चेंज करने वाले हैं। याद रखिएगा, किसी भी ओर को, किसी भी मेटल को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए आपके पास मात्र 2 मेथड है, एक तो कैल्शिनेशन और एक रोस्टिंग। तीसरा मेथड आपके पास नहीं है। आप कोई भी ओर लीजिए, उस ओर में से कुछ और कैल्शिनेशन के थ्रू आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और कुछ और रोस्टिंग के थ्रू आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फिर से सुन लीजिए, यदि आपको किसी मेटल को उसके ऑक्साइड में चेंज करना है तो आपके पास मात्र 2 मेथड है, एक कैल्शिनेशन और एक रोस्टिंग। एक कैल्शिनेशन और एक रोस्टिंग। सर ये होता क्या? सुनो, जहाँ सुनना। तो आपके पास मेटल है, और इस मेटल को मेटल ऑक्साइड में आपको चेंज करना है। चेंज करना, सर ने बताया कि आपके पास 2 मेथड है। 2 मेथड कौन कौन सा है? एक तो बताया कैल्शिनेशन, और एक बताया रोस्टिंग। सही है? अब होता क्या, ध्यान सुनिए, इन दोनों में एक खास बात सुनो। ये और ये, इन दोनों में आपको जो टेम्परेचर देना है, आपको जो इस रिएक्शन को कराने के लिए जो टेम्परेचर अप्लाई करना है, ये बिलो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है? समझो, मान लो कि मेरे पास ये आयरन है, ये लोहा है, ठीक है। अब ये लोहा 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। तो आपको अगर कैल्शिनेशन भी कराना है या रोस्टिंग कराना है साहब, तो आपको टेम्परेचर 1000 से नीचे ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने टेम्परेचर 1000 से ऊपर कर दिया तो ये तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट मतलब लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड बन जाएगा तो साहब उसका ऑक्साइड बदलेगा नहीं। मेरी बात ध्यान सुनिए,
इन दोनों के डिफिनेशन में एक लाइन तो हमेशा दोनों में चिपका देना, क्या कि हमेशा टेम्परेचर उस मेटल का बिलो मेल्टिंग पॉइंट दिया जाता है। चलो ठीक है, ये बात तो सही में आ गई, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ये तो क्लियर होगी ना। अब ध्यान से सुनिए, अब इन दोनों में केवल एक बात का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये जो कैल्सिनेशन है ना, इसमें भी हीट किया जाता है, और ये रोस्टिंग है, इसमें भी हीट किया जाता है। हीट मतलब टेम्परेचर, मतलब बिलो मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा, यदि आप आयरन ले रहे हैं तो आयरन से का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उसके नीचे ही आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो वो लिक्विड बन जाएगा, तो फिर ऑक्साइड नहीं बदलने वाला, आपको ऑक्साइड में चेंज करना है। अब करना क्या है ना, अब होता क्या है ना कि एक ये जो कैल्सिनेशन है, ये कैल्सिनेशन में आपका जो एयर है इसकी अब्सेंस में रिएक्शन होता है, इसमें एयर नहीं चाहिए। कैल्सिनेशन में आपको एयर चाहिए ही नहीं, विदाउट एयर की प्रेजेंस में आपको उस मेटल को हीट करना है। अगर आप हीट करेंगे तो वह मेटल उस ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, उस ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में। लेकिन रोस्टिंग में ना आपको एयर चाहिए, आपको एयर की प्रेजेंस चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, आर्यन दर्जी, आर्यन म्यूट कर लो। एक बात याद रखना, अब ऐसा नहीं कि आप रोड पे चले गए बस रोड पे मेटलर्जी शुरू कर दिए। साहब आपको जो एयर चाहिए ना, वो लिमिटेड एयर चाहिए। लिमिटेड मतलब जितनी जरूरत हो उतना ही हवा देना। ऐसा नहीं कि आप रोड पे नीरो चले गए बस साहब आज मेटलर्जी रोड पे ही करना है। तो हमें एयर लिमिटेड चाहिए। लिमिटेड मतलब जहाँ पे हमें लिमिट में एयर सप्लाई कर पाए। अब फिर से सुन लीजिए, तो इससे भी क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। फिर से सुनो, मेरी बात सुनो। हमारे पास ये मेटल था, सही है, हमारे पास ये मेटल था, सही है। हमने इस मेटल का कैल्सिनेशन किया तो मेटल ऑक्साइड बदल गया, क्योंकि मेटल का कंसंट्रेशन करने पे हम उसके ऑक्साइड में बदल सकते हैं। हमारे पास मेटल था, हमारे पास रोस्टिंग भी एक प्रोसेस है जिससे हम उस मेटल को मेटल ऑक्साइड में बदल सकते हैं। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि कैल्सिनेशन में बिना एयर की, इसमें एयर की प्रेजेंस नहीं चाहिए, और रोस्टिंग में हमें एयर की जरूरत होती है। मतलब एयर की प्रेजेंस में, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में जब भी कभी किसी मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट किया जाता है तो उसे रोस्टिंग कहते हैं, उसे रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए पहले मैं जरा सुनिए, जरा देखिएगा। ये कैल्सिनेशन सुन लीजिए। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या होता है कि सर यदि आपने मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, बिलो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे किसी चीज को हीट किया और इन द अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब यहाँ पे एयर सर नहीं चाहिए, उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। सही बात है। इसमें क्या क्या आते हैं? कार्बोनेट, कार्बोनेट के ओर, कार्बोनेट के ओर तो बहुत आपने पढ़ाई होगा। हाइड्रेट ऑक्साइड, हाइड्रेट ऑक्साइड मतलब सुनो, जैसे ये देखो, जरा देखना, Al2O3, ये क्या है? ये ऑक्साइड है। अब इसमें पानी चिपका दो, 2H2O, ये क्या हो गया? हाइड्रेट ऑक्साइड। देख रहे हो ना, हाइड्रेट और ऑक्साइड दो हो गया। और हाइड्रोक्साइड मतलब, हाइड्रोक्साइड कुछ भी ले लो, ये ले लो, देखो ये देखो हाइड्रोक्साइड। जब कभी हाइड्रोक्साइड मिले, या जब कभी हाइड्रेट ऑक्साइड मिले, या जब कभी कार्बोनेट मिले, तो इन ऐसे ओर का हमेशा कैल्सिनेशन कराया जाता है। फिर सुन लीजिए, इसमें एयर की प्रेजेंस जरूरत नहीं है, इसमें एयर नहीं चाहिए, लेकिन इसमें मेल्टिंग पॉइंट से बिलो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, दोनों में देना पड़ेगा। अभी आपको डिटेल समझाते हैं, जरा देखिएगा। अभी आपको रिएक्शन भी समझाते हैं, पहले मैं आपको एक बात समझा लें। ये रोस्टिंग है, रोस्टिंग में भी वही है। रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। अब हमारे, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कैसे, जैसे मान लो, समझ आ, ध्यान सुनो सब लोग, जरा इधर देखो। मान लो कि आपके पास कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन, और आपके पास रोस्टिंग है, रोस्टिंग, सही है। आपके पास कैल्सिनेशन, आपके पास रोस्टिंग है। बोर्ड पे ध्यान दो, जो रोस्टिंग प्रोसेस है वो हमेशा सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड ओर। इसके मतलब यदि आपके पास सल्फाइड ओर आएगा, सल्फाइड ओर मतलब ZnS, PbS, मतलब जो भी सल्फाइड ओर आता है, सल्फाइड ओर को, सल्फाइड ओर को हमेशा उसके ऑक्साइड में चेंज करने के लिए आप रोस्टिंग ही यूज करेंगे, रोस्टिंग ही यूज करेंगे। इसमें एयर चाहिए आपको, इसमें आपको हीट भी करना है, टेम्परेचर आपको उससे कम रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको कोई भी कार्बोनेट मिल जाए,
मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मान लो, या कोई भी ऑक्साइड हाइड्रेट मिल जाए Al2O3.2H2O, या कोई भी हाइड्रोक्साइड मिल जाए, तो इन सभी को यदि इनके ऑक्साइड में चेंज करना है मेटल ऑक्साइड में, तो आपको कैल्शिनेशन ही करना पड़ेगा और उसमें एयर की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि सर हम कैसे, मान लो सर हम एग्जाम में भूल गए कि किसमें एयर था किसमें एयर नहीं है। फिर से सुन लीजिए, मान लो कि सर हम एग्जाम में भूल गए, मान लो नीरो है, नीरो एग्जाम में भूल जाता है। अब मान लो नीरो एग्जाम में गया तो उसको पता ही नहीं चला कि रोस्टिंग में एयर सप्लाई करते हैं कि कैल्शिनेशन में। तो सर इसके लिए कोई उपाय बता दो, मान लो हम एग्जाम में ना भूले, उसके लिए क्या उपाय है? ध्यान से सुनना, उपाय सुन लो, उपाय मैं आपको बताता हूँ, सुनो। शॉर्ट ट्रिक सब लोग सुनिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है मुझे बताइए। रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है? सर रोस्टिंग यूज होता है सल्फाइड ओर के लिए, सही बात है। रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। यहाँ तक सब लोग सुनिएगा शॉर्ट ट्रिक। रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड ओर है, ठीक है नीरो। और हमें इसको क्या कराना? रोस्टिंग कराना, हमें इसका रोस्टिंग कराना। रोस्टिंग करता क्या है? इस मेटल को इस ऑक्साइड में बदल देता है, यही करता है। सही है, समझ में आ रहा? शुभम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? नहीं है ना, तो साहब नहीं है ऑक्सीजन सर। तो देना ही पड़ेगा ना। देखो समझ नहीं पाया यार। समझ गया यार सर। इसमें ऑक्सीजन घर से थोड़े लाओगे, यहाँ पे इस मेटल को ऑक्साइड बनाना है तो एयर तो देना पड़ेगा ना, O2। इसका मतलब क्या हुआ? रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है और एयर की जरूरी है, एयर प्रेजेंस चाहिए, लिमिटेड एयर चाहिए। समझ में आ गया? और मुझे एक बात बताओ शुभम, क्या इसमें पहले से ऑक्सीजन है? हाँ सर। इसमें हाँ सर। पहले से ऑक्सीजन है, इसमें हाँ पहले सर। से ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे एयर की जरूरत नहीं है। समझ गए? एक बार फिर सुन लीजिए। रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है और इसके बाद दुनिया का कोई भी ओर मिल जाए उसका क्या कराएंगे? कैल्शिनेशन। क्या कराएंगे? कैल्शिनेशन। ध्यान से सुन लेना। जिस सर ऐसा नहीं है कि सर आज हमारा मन कर रहा है रोस्टिंग कराने का, सर आज हमारा मन कर रहा है कैल्शिनेशन कराने का, ऐसा कुछ नहीं है। जब सल्फाइड ओर मिलेगा तभी रोस्टिंग कराएंगे, और इसके अलावा कुछ भी और मिल जाएगा तो आपको कैल्शिनेशन ही कराना पड़ेगा। प्रियंक पटेल सो गया क्या? प्रियंक पटेल, सर। हाँ भाई जगह रहना। चलो देखते हैं अब कैल्शिनेशन। तो सबको समझ में आ गया? नीरव समझ में आ गया? हाँ सर। पक्का भूलोगे नहीं ना? हाँ सर, नहीं बोलूंगा। तीरथ समझ में आ गया? निशार पटेल समझ में आ गया? ओके ठीक। स्मित पटेल समझ में आ गया? पक्का। अब चलो काम की बातें करते हैं। मुझे एक बात बताओ, कैल्शिनेशन क्या करता है? सर मेटल ऑक्साइड बनता है, सर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, सर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, सर मेटल ऑक्साइड बनाता है। कुल मिला के कैल्शिनेशन हमेशा उस मेटल का ऑक्साइड ही बनाता है। मतलब सर प्रोडक्ट तो ठीक है, समझ में आ गया। सर कैल्शिनेशन किसके लिए यूज किया जाता है? भैया सल्फाइड को छोड़ के जितना भी आपको और मिल जाए सब में कैल्शिनेशन लगा दो। करता क्या है सर? अरे साहब ये उस मेटल को ऑक्साइड में बदल देता है। एयर चाहिए क्या? एयर बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से, ऑक्सीजन पहले से, ऑक्सीजन पहले से, ऑक्सीजन पहले से। जब कभी भी ऑक्सीजन पहले से है तो कैल्शिनेशन में एयर नहीं चाहिए। एक बात बस याद रखना कि इसका टेम्परेचर आपको मेल्टिंग पॉइंट से कम दिया देना होगा, नहीं तो अगर यदि आपके पास ये मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा देंगे तो ये तो लिक्विड हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो आपका काम हो नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रेटेड ऑक्साइड की बात करो। ये रहा हाइड्रेटेड ऑक्साइड, इसको हीट करेंगे तो ये देखो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। कुल मिलाकर मेटल का ऑक्साइड ही बनने वाला है। ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। एल्युमिनियम का Al2O3 ही बनता है क्योंकि एल्युमिनियम +3 में सबसे स्टेबल होता है। ये जिंक का आप पता ना Zn+2 में स्टेबल होता है, इस मेटल का ऑक्साइड। ये मेटल, इस मेटल का ऑक्साइड। अच्छा यहाँ पे दो मेटल है, देखो जरा, ये दो मेटल है तो दो मेटल का ऑक्साइड। यहाँ देखो यहाँ पे दो मेटल है, दो मेटल का ऑक्साइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल है। अब जरा आगे देखो। मुझे बताओ, क्या हमने बोला कि इसमें सल्फाइड और चाहिए? मुझे बताओ ये सल्फाइड और है क्या? इसमें ऑक्सीजन है क्या? मुझे इस मेटल को तो ऑक्साइड में बदलना, तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो मतलब एयर चाहिए, एयर चाहिए। इसका मतलब सल्फाइड ओर में रोस्टिंग किया जाता है और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर चाहिए। याद रखिएगा लिमिटेड, ऐसा नहीं कि आप रोड पे खड़े हो जाए
और रोस्टिंग कराना शुरू कर दें, हमें लिमिटेड एयर चाहिए। अब पीबीएस है उसका ऑक्साइड, कॉपर है उसका ऑक्साइड, कुल मिला के रोस्टिंग से और कैल्शिनेशन से उस मेटल का ऑक्साइड मिलता है। अब एक बात सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, ये भी सुन लो, ध्यान सुनना। अब आपने, आपके पास ओर था, क्या था, ओर मतलब जिसमें मेटल था, इम्प्योरिटी आपने दूर कर दिया। इस ओर का आपने कैल्शिनेशन कराया, कैल्शिनेशन मतलब जो भी और सल्फाइड और ना हो उसका कैल्शिनेशन कराया जाता है। मान लीजिए और आपके पास सल्फाइड और आ जाएगा तो आप रोस्टिंग कराएंगे, याद रखिएगा, जैसा देश वैसा देश, मतलब जो भी और मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। तो जैसे कराओगे अब ये और उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान ले कि उस मेटल ऑक्साइड में बदल गया कैल्शिनेशन के थ्रू, ये मेटल ऑक्साइड मान लीजिए ये बदल गया मेटल ऑक्साइड। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम बोलेंगे सर, बोलेंगे इसका नाम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये जो है बार बार अभी ऐड हो रहा है ना कुछ लोग, 2 मिनट हैंग हो गया। तो जो कैल्सिनेशन से जो ऑक्साइड बना है ना उसको बोलेंगे कैल्सिनेटेड ओर। क्या बोलेंगे, लिख देता हूँ फिर सुनो, कैल्सिनेटेड ओर, कैल्सिनेटेड ओर, और इसको बोलेंगे रोस्टेड ओर, रोस्टेड ओर। समझ नहीं पाए यार, ये ओर है रोस्टिंग कराए तो रोस्टेड ओर, ये ओर है कैल्सिनेशन कराए कैल्सिनेटेड ओर। सर ये क्या होता है, अरे साहब ये दोनों मेटल को मेटल ऑक्साइड में बदल चुका है, ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड मतलब हमारे पास ओर था, हमने उसमें ऑक्साइड चिपका दिया, किसके कहाँ चिपकाया, इस कैल्सिनेशन के कारण, तब इसका नाम क्या है, कैल्सिनेटेड ओर। अगर रोस्टिंग के कारण चिपकाऊंगा तो रोस्टेड ओर। तो अगर हमसे कोई पूछे कैल्सिनेटेड ओर क्या होता है तो मैं क्या बोलूंगा, कंसंट्रेशन के बाद कैल्सिनेशन कराते हैं जिससे मेटल ऑक्साइड बनता है या उस ओर का ऑक्साइड बनता है, इसे कैल्सिनेटेड ओर, इसे कैल्सिनेटेड ओर कहते हैं, इसे रोस्टेड ओर कहते हैं, ठीक है। अब एक बात सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात और, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। होता क्या ना कि जब हम रोस्टिंग कराते हैं, रोस्टिंग रोस्टिंग किससे कराते हैं, सल्फाइड ओर का। तो रोस्टिंग में कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है, जब हम रोस्टिंग कराते हैं ना तो रोस्टिंग में कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है। वैसे ये बातें ना जब कॉपर का मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो वहाँ दोबारा आएगा, है ना। मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो आपको जब स्टेप ये, जैसे मान लो मैंने कॉपर की मेटलर्जी पढ़ाया, तो कॉपर की मेटलर्जी का जो मेन ओर होता है वो कॉपर पायराइट हो, सल्फाइड ओर है, तो सबसे पहले हम पाउडर बना लेंगे, फिर सल्फाइड है तो फ्लोटेशन मेथड से कैल्सिनेशन वो कराएंगे, कंसंट्रेशन कराएंगे, फिर रोस्टिंग कराएंगे। तो ये प्रोसेस उस समय आपको याद आएगा कि साहब कॉपर की मेटलर्जी ऐसे कराते हैं, आयरन की मेटलर्जी ऐसे कराते हैं, ठीक है। अब सुनिए, तो मान लीजिए आपके पास सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर में कुछ इम्प्योरिटीज होती है, कौन सी इम्प्योरिटीज होती है, नॉन मेटल इम्प्योरिटीज होती है, नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक समझते हैं ना, पी ब्लॉक, कौन कौन सा देखो, फास्फोरस का, सल्फर का, आर्सेनिक का, याद रखिएगा। हमेशा जब रोस्टिंग कराते हैं तो उसमें आपको कुछ इम्प्योरिटीज दिखाई देंगी, कौन सी इम्प्योरिटीज दिखाई देंगी, आपके नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी दिखाई देंगी। तब फिर होगा क्या, बहुत कुछ करना नहीं है आपको, होता क्या ना कि ये भी एयर के साथ रिएक्शन करके ना ये वोलेटाइल ऑक्साइड बनाते हैं। वोलेटाइल समझते हैं ना, जैसे मान लो कि ये पेन वोलेटाइल है, इसका मतलब ये हुआ कि यह पेन को अगर थोड़ा भी टेम्परेचर मिल गया, अगर ये धूप में भी पेन चलते चलते चला गया तो ये तुरंत इसका वेपर बन जाएगा। वोलेटाइल समझते हैं ना, वोलेटाइल मतलब अगर इसको थोड़ा भी कुछ भी मिल गया, थोड़ा टेम्परेचर मिल गया तो ये तुरंत वेपर बनेगा, उड़ जाएगा। भाई हमें तो इम्प्योरिटीज दूर करनी है ना, जैसे भी दूर करना पड़े। तो ये जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज थी ये वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और ये दूर हो गया, बात खत्म, सिंपल है। ये बात याद रखिएगा कि सल्फाइड ओर में नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज होती है जो आराम से वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि रोस्टिंग में हीट ही तो करते हैं, तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम जो रोस्टिंग करा रहे हैं, रोस्टिंग हम जो कैल्सिनेशन करा रहे हैं, ये दोनों एक ही फर्नेस, फर्नेस समझते हैं ना, भट्टी, फर्नेस को पता नहीं गुजराती में क्या कहते हैं, फर्नेस को गुजराती में क्या कहते हैं, फर्नेस को, फर्नेस, भट्टी। हाँ भट्टी। तो इस भट्टी का नाम अभी फिलहाल याद रखिए, इसको बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। फिर से सुनिए, अगर हमसे कोई पूछे रोस्टिंग किसमें कराते हैं तो रिवर्बरेटरी फर्नेस, कैल्सिनेशन किससे कराते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस। सर ये होता क्या, जस्ट जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आपने नाशपाती देखा ना, नाशपाती, नाशपाती खाया ना, पता नहीं क्या होगा, चलो कोई बात, देख लो, यहाँ तो किसी को डाउट है पूछ लो, एक बार देख लो, यहाँ तक किसी को डाउट है, स्मिथ पटेल कुछ पूछना है किसी को,
सीरज पटेल कुछ पूछना है तो मुझे बता दो। क्या हमने बातों बातों में क्या क्या खत्म कर लिया? क्या हमने कैल्कुलेशन ऑफ फोर्स खत्म कर लिया? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, तीर्थ पटेल मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तुम्हारी मुस्कान बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हंसते हो। फ्लोटेशन मेथड और साथ में लीचिंग। इसमें ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए काफी है। कन्वर्जन ऑफ ओर, अब ये जो ओर बन गया है इसको मेटल ऑक्साइड में बदलना है। दो ही प्रोसेस है, या तो कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग। रोस्टिंग हमेशा किसके लिए किया? सल्फाइड के लिए, तो जो बच जाएगा सबके लिए कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में तो ऑक्सीजन तो है नहीं, इसलिए इसमें एयर चाहिए। इन सभी में ऑक्सीजन पहले से खूब बड़ा भरा है, इसमें एयर नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एयर आपसे नहीं कि आप रोड पे खड़े हो जाए, इसमें एयर आपको लिमिटेड सप्लाई चाहिए। लिमिटेड मतलब आपके घर में फैन है ना, तो 1 पे डिग्री पे चला दीजिए, 2 पे चलाइए, 3 पे चलाइए, ऐसा नहीं है। चलिए अब एक सबसे बड़ी तकलीफ की बात सुनिए, मैं बताता हूँ। तकलीफ की बात जरा ध्यान सुनिएगा। आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा सर ये फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स। सर ये कौन सा वाला है? बड़ा टेंशन वाला है, बार बार आ जाता है, भूल जाता है ना। होता क्या है सर, मैं आपको फैक्ट बताऊं। जब ये बहुत पहले मैं ये फ्लक्स को पढ़ाता था तो मेरे को खुद समझ में नहीं आता था ये हो करना क्या है। बस हमको इतना पता था कि एसिडिक और बेसिक फ्लक्स बच्चों को याद करा दो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी बला है, इसका काम क्या है। पहले तो ये फ्लक्स क्या है, पहली बात। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? सर ये फ्लक्स का मामला क्या है, और सर ये स्लैग किसे कहते हैं? ठीक है, समझाते हैं। होता क्या है ना कि जैसे आप कैल्सिनेशन कराएंगे और जैसे आप रोस्टिंग कराएंगे, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे आप कैल्सिनेशन कराएंगे, कैल्सिनेशन आपने कराया जैसे, ठीक है, और आपने रोस्टिंग कराया, तो कैल्सिनेशन कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे, तो इससे कैल्सिनेटेड ओर बनेगा और इससे रोस्टेड ओर बनेगा, सही बात है। तो होता क्या है ना, इससे जो कैल्सिनेटेड ओर बना है, मतलब इस मेटल का जो ऑक्साइड बना है, इस मेटल का ऑक्साइड, मान लो मेटल का ऑक्साइड बना है, तो इस मेटल के ऑक्साइड के साथ साथ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी अभी भी बची रहती है। मतलब हम जब कैल्सिनेशन कराते हैं उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है उसी समय, या तक उसके ऊपर लगा देता हूँ, ये सब इम्प्योरिटीज है। ध्यान सुनिएगा, जब हम कैल्सिनेटेड ओर बनाते हैं, जब हम रोस्टेड ओर बनाते हैं, मान लो ये हमने मेटल का ऑक्साइड ये बना लिया, लेकिन उसके ऊपर ना कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है, इम्प्योरिटीज आ जाती है, यहाँ तक ठीक है। मान लो हमने रोस्टेड किया, रोस्टेड ओर से हमने क्या बनाया, उस मेटल का ऑक्साइड बनाया, मेटल का ऑक्साइड, लेकिन इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज आ गई। तो सर इम्प्योरिटीज आ गई तो क्या दुख की बात है, उसको दूर करो। लेकिन दुख की बात यह है, जरा सुनिएगा, सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, ये जो इम्प्योरिटीज है ना, ये बड़ा तकलीफ देता है। तकलीफ मतलब ये ना इनफ्यूजिबल है। इनफ्यूजिबल का मतलब समझाता है, इनफ्यूजिबल, 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 INFUSIBL, हाँ ठीक। इनफ्यूजिबल का मतलब होता है जो मेल्ट ना हो सके, कैन नॉट मेल्ट, जो मेल्ट ना हो सके। मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लो कि ये मेरे पास डिजिटल पेन है, अगर मैं इस डिजिटल पेन को मैं बोलूं कि ये इनफ्यूजिबल है, तो तीरथ पटेल आप इसको कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए ना, आप इसको मेल्ट कर ही नहीं सकते। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो मेल्ट ना हो सके, जिसको लिक्विड में आप ना बदल सके, उसे इनफिजिबल कहते हैं, उसे इनफिजिबल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है साहब, ये आपका इनफिजिबल है, इनफिजिबल मास है। तो जब इनफिजिबल मास है तो आप अब इस इम्प्योरिटीज को दूर तो कर नहीं पाएंगे। आप हीट करेंगे तो क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप हीट करेंगे तो अंदर का भले ही मेल्ट हो जाए, लेकिन ये तो आपका जो इनफिजिबल मास, जो इम्प्योरिटीज है, वैसे का वैसे ही बना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे आप कैल्सिनेशन कराते हैं, जैसे आप रोस्टिंग कराते हैं, तो कैल्सिनेटेड ओर में जो मेटल ऑक्साइड बनता है, उसको ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है जो कि इनफिजिबल है, जो कि मेल्ट नहीं होता है। तो सर आप क्या करें? कुछ मत करो, आप ऐसा करो ना, अब आप ऐसा करो, इसमें आप फ्लस्क मिला दो, FLUS। सर इससे क्या होगा, ये फ्लक्स क्या होगा, इस इनफिजिबल मास के साथ ना मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सर उसके बाद जैसे ये मिक्स हो जाएगा ना, तो ये जो इनफिजिबल मास था ना, ये फिजिबल मास में बदल जाएगा, फिजिबल मास में। अब क्या होगा सर, भाई फिजिबल मास मतलब क्या हुआ, जो आसानी से आप मेल्ट कर पाए। अब थोड़ा भी टेम्परेचर देंगे तो ये ऊपर वाला मेल्ट हो जाएगा और आप मेटल ऑक्साइड को बाहर कर लेंगे। भाई आपको तो लास्ट में जाके प्योर मेटल ही तो चाहिए, पहले तो इस तकलीफ से दूर होना है कि नहीं होना।
समझ नहीं पाए, एक बार फिर सुनो हम क्या बताना चाहते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज है ना साहब, ये इनफिजिबल है, आप इसको मेल्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, इसमें फ्लक्स मिला दें, FLUS, फ्लक्स मिला दिया। फ्लक्स जैसे मिलाएंगे, ये इस इम्प्योरिटीज के साथ, ये इस इम्प्योरिटीज के साथ ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होने के बाद ये बनाता है, उसका नाम है स्लैग, SLAG, स्लैग बनाता है। और ये क्या होता है साहब, ये फिजिबल है। फिजिबल मतलब इसको आसानी से आप मेल्ट कर सकते हैं। जरा मुझे अब फिर बता दो, क्या आपको फ्लक्स समझ में आ गया? फ्लक्स किसे कहते हैं? होता क्या है कि कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद अभी भी बची रहती है, सही है, ठीक है यहाँ तक। और वो जो इम्प्योरिटीज होती हैं जो बची रहती हैं वो इनफिजिबल है। इनफिजिबल मतलब जो मेल्ट ना हो सके। तब करना क्या है, अब करना ये है कि आपको एक ऐसा सबस्टेंस मिलाना है जिसको फ्लक्स कहते हैं। ये कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर के साथ मिक्स हो जाता है, कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर के साथ ये मिक्स हो जाएगा। तो जैसे ये कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर के साथ मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स होने के बाद ये आपका जो इनफिजिबल था उसको ये फिजिबल मास में बदल देगा, जिसको स्लैग कहते हैं, SLAG। क्या मैंने बोला? अब उसके बाद ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो आपने मिलाया है ये इम्प्योरिटीज के साथ, इम्प्योरिटीज मतलब जो इनफिजिबल था जिसको आप मेल्ट नहीं कर सकते, इनके साथ ये मिक्स हो जाता है। मिक्स होकर क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। और ये जो स्लैग है ना, ये जो स्लैग है ये फिजिबल है, आप इसको मेल्ट कर सकते हैं, आसानी से मेल्ट कर सकते हैं। फिर से सुनो, ये फ्लक्स आप क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो गैंग पार्टिकल था, जो इम्प्योरिटीज था, जो वो इनफिजिबल था, आप उसको मेल्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको दूर करना है, तो आपने फ्लक्स मिला दिया। फ्लक्स अच्छे से इसके साथ मिल गया, मिलने के बाद क्या बनाया, स्लैग। स्लैग आपका क्या है, फिजिबल है, वो आसानी से मेल्ट हो सकता है। सिंपल है। अब इसको थोड़ा डिटेल समझिए, डिटेल में समझाता हूँ और डिटेल समझा दूं। आप इसको देखिए, ये जो चाय बना ना, चाय, आप समझिए, ये जो ऊपर वाला जो मलाई है ना चाय का, ये जो ऊपर वाला चाय का जो मलाई है ना, देख रहा है ना साहब, यही स्लैग है, स्लैग। जो ऊपर वाला चाय का मलाई ऊपर तैर रहा है कि नहीं तैर रहा, ऊपर वाला चाय का जो मलाई स्लैग है, और इसके नीचे जो चाय है ना, ये मेटल का ऑक्साइड है। जैसे मान लीजिए कि आपने चाय आपने लिया, आप पढ़ने के लिए मान लीजिए चाय लेते हैं, तो चाय थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, तो ये ऊपर ये मलाई जम जाता है ना, मतलब ये स्लैग है। और नीचे वाला क्या है, मेटल ऑक्साइड, जो मतलब आपने जो बनाया था। ये स्लैग सर कहाँ से मिला? इस मेटल ऑक्साइड के ऊपर जो इम्प्योरिटीज थी, जो कि इनफिजिबल थी, जो कि मेल्ट नहीं हो रही थी, तो आपने इसमें से फ्लक्स मिलाया। अब फ्लक्स मिलाने के बाद ये स्लैग बन गया। स्लैग अब तो अब आराम से मेल्ट हो सकता है, ठीक है यहाँ तक। अब एक बात और सुन लीजिए, आपने जो स्लैग बनाया है, आपने ये जो ऊपर की जो मलाई जो आपने बनाई है, ये बहुत ही हल्का होता है। तो हल्का हुआ तो क्या होगा, आप देख रहे हो ना, ये स्लैग ऊपर की तरफ तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है? कोई भी चीज अगर हल्का होगा तो ऊपर की तरफ तैरेगा। तो ये क्या होता है, इस मेटल के ऊपर ना, मेटल के ऊपर फ्लोट करता है आराम से। ये जो आपने जो आप जैसे मान लीजिए कि, मान लो सपोज, मुझे एक बात बताओ, या ध्यान सुनना, जैसे ये मेटल का ऑक्साइड था, कैसे बना ये कैल्सिनेटेड ओर या रोस्टेड ओर से बना, ठीक है। आपको पता नहीं था, इसके ऊपर इम्प्योरिटीज आ गई, ठीक है यहाँ तक, इसके ऊपर इम्प्योरिटीज आ गई। अब साहब ये इम्प्योरिटी दुख वाली बात क्यों? क्योंकि ये तो इनफिजिबल है, जल्दी मेल्ट होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें फ्लस्क मिला देंगे। फ्लस्क कौन सा मिलाएंगे, ये बात करते हैं, ठीक है। मिला दिया, तो अब ये जो ऊपर वाली चीज है ना, ये स्लैग में बदल गया। किसमें बदल गया? स्लैग, SLAG, स्लैग। अब आप इसको हीट कर दो, हीट करोगे तो ये भी लिक्विड बन जाएगा, ये भी लिक्विड बन जाएगा। तो ये जो स्लैग होता है ना, ये बहुत ही लाइटर, हल्का होता है। ये क्या होता है, ये मलाई की तरह ना ऊपर जाके फ्लोट तैरता रहता है, ऊपर ही रहेगा, देखो ये ऊपर ही रहेगा। हो गया। अब एक बात और सुन लीजिए, अब जैसे ये मलाई ऊपर रहेगी ना, अगर कोई भी चीज गिरेगा ना, कोई मक्खियों की भी गिरेगी तो ये ऊपर ही रहेगी, चाय को खराब नहीं करेगी। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 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 आपने जो लिक्विड, ये जो मेटल का ऑक्साइड जो आपने बना रखा है ना, इसका दोबारा ऑक्सीडेशन ना हो, ये दोबारा एयर के कांटेक्ट में ना जाए, ये बीच वाला जो लिक्विड है ये दोबारा एयर के कांटेक्ट में ना जाए, इससे ये जो स्लैग बना है ना, इसको प्रिवेंट, इसकी रक्षा करता है।
आप देख लीजिए कितना फायदा हुआ, स्लैग बनाने से कितना फायदा हुआ। इस मेटल का ऑक्साइड का दोबारा ऑक्सीडेशन ना हो, ये एयर के कांटेक्ट में जाके और रिएक्शन ना करे, ये स्लैग इसके चारों ओर ऊपर फैल जाता है और उसकी ओर से मतलब प्रिवेंट मतलब इसको रोकता है। एक बार यहाँ तक देख लीजिए, किसी को डाउट है पूछ ले एक बार, किसी कुछ पूछना है? स्मिथ पटेल एक बार किसी को देख। तो जैसे मान लो कि आपने ये रोस्टेड ओर बनाया, ठीक है, हाँ, जैसे मान लो कि आपने रोस्टेड ओर बना दिया, रोस्टेड ओर, ठीक है, कैसे बनाया रोस्टेड ओर? आपने यूज करके आपने ये रोस्टेड ओर बना दिया, ठीक है, ये आपने रोस्टेड ओर बना लिया इस मेटल का ऑक्साइड, ध्यान सुनिएगा, सही है। और इसके ऊपर इम्प्योरिटीज थी, ये इम्प्योरिटीज थी इसके ऊपर, आपने इसको दूर करने के लिए फ्लस्क मिला दिया, और ये फ्लक्स मिलके ये इसके ऊपर स्लैग बना लिया। इन दोनों में अंतर क्या है सर? इन दोनों में अंतर ये है कि ये इनफिजिबल था, ये जल्दी से ये मेल्ट होगा ही नहीं, स्लैग बनने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा, आसानी से मेल्ट करेंगे। ये हल्का होता है, ये ऊपर तैरता रहता है, जो सामने जो दोबारा ऑक्सीडेशन अगर होने वाला भी इस मेटल का तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि साहब आपने मेटल का ऑक्सीडेशन तो ऑलरेडी करा दिया ना, आप दोबारा ऑक्सीडेशन क्यों कराएंगे? तो इससे ये भी काम कर लेगा। अब सुनिए, तो अगर मान लो ये जो इम्प्योरिटीज है, ध्यान सुनना, मान लो ये इम्प्योरिटीज जो है, इम्प्योरिटीज नेचर में बेसिक है, क्योंकि इम्प्योरिटीज आपका एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। अगर ये ऊपर वाली इम्प्योरिटीज यदि आपका बेसिक है तो साफ फ्लक्स भी दो तरीके से आता है, एक एसिडिक फ्लक्स आता है, एक बेसिक फ्लक्स आता है। अगर ये बेसिक नेचर का है तो एसिडिक फ्लक्स मिला दीजिए, अगर इम्प्योरिटीज अशुद्धियां आपका बेसिक नेचर का है तो एसिडिक फ्लक्स मिला दीजिए और स्लैग बन जाएगा, आसानी से मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यदि इम्प्योरिटीज आपका एसिडिक नेचर का है तो बेसिक फ्लक्स मिला दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स दो तरीके से आता है, एक एसिडिक फ्लक्स और एक बेसिक फ्लक्स। सर हम कैसे पहचानेंगे? दो तरीका, या तो आप याद कर लो, या तो दूसरा तरीका क्या है, मुझे बताओ। प्रियंक पटेल, ध्यान से सुनना, तुमसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? एसिडिक। पक्का? हाँ। कंफर्म ना? हाँ। और मेटल का ऑक्साइड? बेसिक। बेसिक। सिलिकॉन क्या है, मेटल की नॉन मेटल? मेटलॉइड। इसका ऑक्साइड? चलो दुखी मत हो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो सब लोग, समझ देखिएगा। तो साहब एसिडिक फ्लक्स किसे कहते हैं, बेसिक फ्लक्स किसे कहते हैं? एसिडिक फ्लक्स जब आपका बेसिक इम्प्योरिटीज हो तब एसिडिक फ्लक्स मिलाया जाता है, सही है। एग्जाम्पल सुनिए, जब मैं आपको कॉपर की मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो आपका बेसिक होता है। सर हमें कैसे पता बेसिक है? भाई ये Fe है ना, Fe मतलब मेटल है, मेटल का ऑक्साइड तो बेसिक ही तो होगा, तो उसमें आप एसिडिक फ्लक्स मिला देंगे, सिंपल है। देखो जरा, ये आपका बेसिक इम्प्योरिटीज थी कॉपर की मेटलर्जी में, और आपने क्या किया, एसिडिक फ्लक्स मिलाया, तो ये बन गया स्लैग, SLAG। अच्छा एक खास बात सुनो, स्लैग हमेशा सिलिकेट ही बनता है, SiO3 हमेशा सिलिकेट बनेगा, स्लैग हमेशा सिलिकेट बनेगा, हमेशा सिलिकेट। इसका बताओ सर बेसिक फ्लक्स किसे कहते हैं? जब आपका इम्प्योरिटी एसिडिक हो तब बेसिक फ्लक्स मिला दो। जैसे देखो ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ आपको याद रखना भी पड़ेगा। जब आप आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे तो उसमें जो SiO2 होता है जो कि एसिडिक फ्लक्स है वो इम्प्योरिटीज होता है, तो उसमें बेसिक फ्लक्स मिलाया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो स्लैग बनेगा वो सिलिकेट ही बनेगा। स्लैग आर जनरली सिलिकेट ऑफ मेटल का सिलिकेट, देखो ये मेटल का सिलिकेट जनरली मतलब फिलहाल। अब मुझे बताइए, क्या आपको हमने मेटलर्जी में कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ लिया, इस ओर को मेटल ऑक्साइड में बदल दिया, कैल्सिनेशन रोस्टेड, और हम अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सर आपने जो मेटल ऑक्साइड बनाया है, आपने जो मेटल ऑक्साइड बनाया है इसमें से सर ऑक्सीजन को आप हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे? रिडक्शन से। तो क्या बनेगा? केवल मेटल, मतलब रिडक्शन ऑफ
मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, मतलब मेटल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन को हटा के मेटल में कन्वर्ट करना, रिडक्शन। स्टेप नंबर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से सब लोग सुनिएगा, हम लोग स्टेप नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 स्टेप्स आपको क्लियर हो गया, आसान है। स्टेप नंबर 3 सुनिए कितना सिंपल है। स्टेप नंबर 3 पढ़ाने से पहले बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो ग्राफ है, प्लॉट करने का जो ग्राफ है, वो एनसीईआरटी में जैसे दिया है ना, वैसे टीचर आपको बता देता है कि साहब ये ग्राफ है, इसकी ये कहानी है। मैं आपको एक एक ग्राफ कैसे प्लॉट होता है ना, मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आज के बाद से अलिंगन डायग्राम आपको बड़ा सिंपल लगेगा। बुक की चीजें लगेंगी कि सर कितना आसान अलिंगन डायग्राम होता है। पहले सुनिए, ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, फिर से सुन लीजिए, मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करना मतलब रिडक्शन का प्रोसेस, इसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड, दूसरा मेथड। फिर से सुन लीजिए एक बार, मेटल का ऑक्साइड हमारे पास है, इसको मेटल में चेंज करना है तो हमें रिडक्शन कराना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। कौन कौन सा? पहला मेथड जिसको बोलते हैं अलिंगन डायग्राम। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था अलिंगन, एक साइंटिस्ट है, ध्यान सुनिए, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अलिंगन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ बनाया, एक डायग्राम बनाया। क्या डायग्राम बनाया? इसने डेल्टा जी और टेम्परेचर, ये सब कहाँ से आया चिंता ना कर, अभी बताता हूँ मैं। इनके बीच में इसने बहुत सारे रिएक्शन देखा और इसके बीच में कर्व खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, वैसे खींचा, ऐसे खींचा, है ना। और ये जो डायग्राम बना ना, इसी को अलिंगन डायग्राम कहते हैं। सर ये होता कैसे, कैसे प्लॉट करते हो, मैं बताऊंगा। फिर सुन लीजिए, अलिंगन एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारी रिएक्शन को देखा। बहुत सारे रिएक्शन मतलब मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करने वाली कहानी, है ना। मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज कर रहा है ना अलिंगन डायग्राम। अलिंगन डायग्राम इसी स्टेप के लिए आता और किसी स्टेप के लिए आता नहीं। सुन लीजिएगा, किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर मेटल में चेंज करना तो उसी के लिए अलिंगन डायग्राम पढ़ाया जाता है और किसी प्रोसेस के लिए नहीं पढ़ाया जाता। ये बात याद रखिएगा। यार पता नहीं कहाँ से लोग जग जाते हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ। ध्यान सुनिए एक बार फिर सब लोग सुनिए, किसी भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करने का स्टेप नंबर 3 अलिंगन डायग्राम यूज किया जाता है। सर ये क्या है? अलिंगन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड को मेटल में चेंज किया, रिडक्शन किया। किसके द्वारा? एक ग्राफ प्लॉट किया, बहुत सारे रिएक्शन लिया, उसका ग्राफ बनाया। किसके बीच में? डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में इसने ग्राफ प्लॉट किया। उसी को अलिंगन डायग्राम कहते हैं। क्या करता है, कैसे होता है, उसने कैसे ग्राफ खींचा था, इसका क्या यूज है सर अपने जीवन में, अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब मान लो कि आपको मेथड नंबर आपको करना नहीं है, सर आप मेथड नंबर 1 में नहीं करना चाहता तो मेथड नंबर 2 अप्लाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मेथड नंबर 2 भी तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन साहब ये जेई में 2 साल पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। वैसे पढ़ाया तो नहीं जाता है, सिलेबस में है तो पढ़ाया जाता है, लेकिन इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जेई में पूछा जा चुका, हो सकता है कि नेट में आ जाए। तो फिर सुन लीजिए एक बार, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, 2 मेथड है जिसमें मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज किया जाता है। सही है, अलिंगन डायग्राम और मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करना। अब ये दूसरा वाले मेथड की ये सब बातें, ये सब क्या बातें, चिंता ना करिए, पहले मैं अलिंगन डायग्राम सिखाता हूँ, फिर ये जो बातें है ना, पायरोमेटलर्जी क्या है, सब ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपको मैं इसके लिए कहानी बता दूंगा ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और ममता बनर्जी का जो पता ना, बंगाल में चीफ मिनिस्टर, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी है ना, उसकी एक पार्टी है ममता बनर्जी की, जो भी हो उसकी चीफ मुख्यमंत्री है। उसके पीछे कहानी बताऊंगा ना साहब, ये दूसरा मेथड तुरंत याद हो जाएगा, चिंता ना करिए। अलिंगन डायग्राम शुरू करते हैं। चलिए सब लोग तैयार हो अलिंगन डायग्राम सुनने के लिए? बहुत ही सिंपल भाषा में, बड़ा आसान भाषा में सिखाता हूँ, सुनिए। सबसे पहले नाम है अलिंगन डायग्राम, फिर से सुन लीजिए। किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करने के लिए, मतलब रिडक्शन करने के लिए स्टेप, मतलब हमारे पास 2 मेथड है, उसमें एक मेथड अलिंगन डायग्राम भी है। सर ये क्या है?
अलिंगन डायग्राम की पूरी कहानी इस इक्वेशन पे डिपेंड करती है। साहब हमने थर्मोकेमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हो सकता है आपने देखा गया होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी, सुनो, गिब्स, ये रहा, गिब्स फ्री एनर्जी का एक इक्वेशन होता है। क्या होता है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फिलहाल इस इक्वेशन को याद करिए, एक बार फिर सुनिए। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पहले मैं इसको बताता हूँ इसके बारे में। कोई वाइट, हाँ देखो जरा एक बार फिर सुनो। डेल्टा जी बराबर यार ये डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये क्या है सर? देखो क्या है डेल्टा जी क्या है? ये गिब्स फ्री एनर्जी का एक इक्वेशन है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मान लो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आप एक इक्वेशन याद रखिए। डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स साइंटिस्ट, गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा, आप क्लास में याद करो, मैं सुबह में, मुझे एक बात बताओ, याद है मैंने बताया था डेल्टा जी बराबर 0? ये कब आप अप्लाई करते हैं, कौन बताएगा? मैंने क्लास में एक बार बताया था जब अपना लॉकडाउन होने वाला था, उसको 2-3 दिन पहले एक लेसन चल रहा था जिसमें मैंने प्रॉपर्टी में डेल्टा जी बराबर 0 लिखाया था। डेल्टा जी बराबर 0, मैंने कहा भविष्य में देखेंगे डेल्टा जी क्या होता है। डेल्टा जी बराबर 0 क्या होता है? डेल्टा जी बराबर 0 कौन बताएगा? डेल्टा जी बराबर 0 कौन बताएगा? यस, यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, याद आ रहा? तब डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? चलो कोई बात नहीं याद आ रहा तभी ठीक। अब सुनो क्या करना है। ये रहा y, ये रहा आपका m, और ये रहा x, और ये रहा c। जरा मुझे बता दीजिए x एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। y एक्सिस पे क्या है? डेल्टा जी। जरा देख, ये रहा y एक्सिस पे डेल्टा जी, y एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे? इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे ये भी सिखाता हूँ। इसके बीच में अलिंगन साहब ने ग्राफ प्लॉट किया था। कैसे किया था? उसने रिएक्शन लिया था, अभी हम भी रिएक्शन लेंगे, उस रिएक्शन की कहानी बताएंगे, फिर हम भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। बड़ा सिंपल काम। अच्छा आपको बता दो अलिंगन डायग्राम कितना सिंपल है। सब लोग सुनिए जरा। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है गर्व, GARV। स्मिथ पटेल किसकी मूवी है ये? कौन सी हीरो की मूवी है? कौन बताएगा पूरी क्लास में? सल्लू भाई। बहुत बढ़िया। तो शुभम जरा इसका डायलॉग भी बता दो, जब पिक्चर शुरू होता कैसे क्या करता? नहीं सर, सिर्फ देखा है पोस्टर, पिक्चर नहीं देखी है। ये गलत बात है यार, चलो हम बताते हैं, सुनो। नहीं समझ पाए? नहीं सर। एक बार फिर सुनो। तू तो समझ ही नहीं पाएगा, तू तो समझता ही नहीं है कोई बात। एक बार फिर सुन ले। देखो, जब कभी गर्म मूवी शुरू होती है ना, तो सबसे पहले सलमान खान ऐसे कट करता है, फिर ऐसे, और फिर बीच में ऐसे गर्व लिखा आता है। नहीं समझ में आया? मतलब पहले कर्व ऐसे कट होगा गर्म मूवी की तरह, फिर कर्व ऐसे कट होगा, फिर ऐसे बीच बीच में ऐसे लिखेगा गर्व मूवी शुरू होने वाला, और ये रहा कर्व। अरे यार, आप क्या करना ना, आज यूट्यूब पे देखना गर्म मूवी कैसे शुरू होता है। जब एकदम शुरुआत ऐसे करता है, ऐसे बीच में लिखता है गर्व, और बस हो गई मूवी। अगर आपको ये मूवी का डायलॉग याद है तो अलिंगन डायग्राम भी आपने प्लॉट कर लिया। कैसे? एक रिएक्शन का प्लॉट ये है, एक रिएक्शन का प्लॉट ये है, और एक रिएक्शन जो CO2 सीधा वाला का प्लॉट ये है। तो सिंपल है। अभी आप देखिएगा, हम लोग गर्म मूवी के थ्रू से हम अलिंगन डायग्राम कैसे 2 मिनट में आपको समझा देते हैं। ऐसे अब बीच में ऐसे लिखता है गर्म। खैर कोई तो देखा होगा, क्या आपकी क्लास में कोई तो ऐसा होगा जो गर्म मूवी में ऐसे डायलॉग देखा है, ऐसे करता है, ऐसे इंग्लिश है? कोई नहीं है? नीरव? नहीं सर, नहीं देखा। कोई? यार हो ही नहीं सकता। जय पटेल तू तो देखा ही होगा यार। कोई बात नहीं, देख लेना। हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या बताना चाहता, ध्यान सुनिएगा। तो सर ये क्या है, अब सुनिए, इसमें बताते हैं, एक एक करके बताते हैं।
डेल्टा जी क्या है साहब? डेल्टा जी वाई एक्सिस पे है और इस वाई एक्सिस पर रख के इसको ग्राफ प्लॉट करना है। इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं और ये गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन है। और ये जो डेल्टा एच है ना, आपको बता दूं ये कांस्टेंट है और इसको आपने देखा भी है। सर हमने नहीं देखा। अरे सुनो कैसे नहीं देखा। ए प्लस बी, मान लो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ए प्लस बी और ये सी और प्लस क्यू। तो मैंने क्या बोला था, इस रिएक्शन को लिखने का दूसरा तरीका, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी एरो सी और इसके साइड में थोड़ा दूर जाओ और डेल्टा एच को लिख दो निगेटिव। क्यों? ये नया मॉडर्न तरीका है, आधुनिक इस समय का 2020 का, और ये पहले वाला तरीका है। लेकिन इन दोनों का मतलब तो एक्सोथर्मिक ही तो होता है, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है। समझ नहीं पाया यार? भाई दुनिया में ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ना हो, सब में एनर्जी होगी और वो फिक्स होती है। किसी का 22,000, किसी का 24,000, अगर आप अमोनिया कराएंगे तो उसकी भी एनर्जी फिक्स होगी। कुल मिला के ये जो डेल्टा एच है ना, डेल्टा एच के निगेटिव होने पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और डेल्टा एच के पॉजिटिव होने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। कुल मिला के साहब ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। इसलिए हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम लोग इसको डेल्टा एच लेके चलेंगे, क्योंकि सी मतलब कांस्टेंट, डेल्टा एच भी कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे सुनिए। जब भी आप कोई भी रिएक्शन कराते हैं ना, तो टेम्परेचर आपको पहले ही फिक्स करना पड़ता है, टी आपको पहले ही फिक्स करना पड़ता है। क्यों? और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखेंगे। किस में रखेंगे? केल्विन। केल्विन मतलब मान लो हमने 0 डिग्री सेल्सियस रख दिया, 273 केल्विन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केल्विन का कोई भी टेम्परेचर माइनस तो होता ही नहीं है, निगेटिव तो होता ही नहीं है भाई। ये जो टेम्परेचर, ध्यान सुनो, ये टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कभी निगेटिव होगा नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर फिक्स होगा। रिएक्शन आप स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे साहब मैं 25 पे करा रहा हूँ, 30 पे करा रहा हूँ, 50 पे करा रहा हूँ, सही है। ये जो डेल्टा एच है, ये रिएक्शन होने के बाद या तो एब्जॉर्ब होगा या तो रिलीज होगा, ये भी फिक्स है। 50,000, 15,000, 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको हमने डेल्टा एस सिखा दिया, डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, तो आप किसी भी रिएक्शन के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सही है, सब लोग देखिएगा हम कैसे ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। पहला ग्राफ ध्यान सुनिए, हम क्या कर रहे हैं, हम इस रिएक्शन के लिए अलिंगन डायग्राम का इक्वेशन देख रहे हैं, इस रिएक्शन के लिए अलिंगन डायग्राम देखने जा रहे हैं और इस इक्वेशन के लिए अलिंगन डायग्राम देखने जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, ध्यान सुनिएगा सब लोग, डेल्टा एच बराबर, ठीक है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा, यहाँ गलती हो गई, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब क्या है इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमें निकालना है डेल्टा जी, ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी पॉजिटिव हमेशा होता है। हमें डेल्टा एस यदि पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ रही है, कि डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आ रही है, कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हमें ये पता चल जाएगा। कैसे? एक बार फिर सुनिए, डेल्टा जी बराबर 0 आएगा, कि डेल्टा जी बराबर प्लस आएगा, कि डेल्टा जी बराबर निगेटिव आएगा। हम केवल और केवल डेल्टा एस ही डिसाइड कर ले तो हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो हम फिक्स लेके चलेंगे, डेल्टा एच भी हमें पता है, रिएक्शन करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट मिलेगा वो हमें फिक्स पता चलेगा। तो यदि हमको डेल्टा जी पता करना है तो हमें डेल्टा एस पता होना चाहिए। कैसे? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि डेल्टा जी बराबर 0 होता है तो इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाएगा और बैकवर्ड में भी जाएगा। सही बात है, रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड में भी जाएगा। अब जरा ध्यान सुनिएगा, मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लो कि हमने एक रिएक्शन लिखा सोडियम प्लस गैस और Cl माइनस गैस। ध्यान सुनिएगा, हमने एक रिएक्शन लिखा और ये क्या बना दिया, NaCl सॉलिड। शुभम, यह रिएक्शन राइट डायरेक्शन में जाएगा, तुम्हें कैसे पता? यह रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा। हाँ सर।
कैसे पता, मतलब तुम कैसे इसको प्रूफ करोगे कि सर ये रिएक्शन राइट डायरेक्शन में जाएगा, राइट में सीधा जाएगा, सामने जाएगा? क्योंकि सर एक्सोथर्मिक होगा ना, एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे। नहीं, इसका रीजन सुनो। आपको पता है ना गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर जाते हैं और सॉलिड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बता ना। और मुझे एक बात बताओ, और अगर कोई चीज अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मेरी बात समझिए, हम क्या बताना चाहते हैं। रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा, इसके लिए क्या प्रूफ है आपके पास? इसके लिए प्रूफ ये है कि यदि किसी रिएक्शन का डेल्टा जी, यदि किसी रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव आ जाए तो वो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट ही जाता है, और यदि किसी रिएक्शन का डेल्टा जी प्लस आ जाए तो वो रिएक्शन राइट डायरेक्शन में नहीं जाता है, और यदि किसी रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो आ जाए तो वो सीधा और उल्टा, लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में जाता है, जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको डेल्टा जी निकालना ही पड़ेगा। आपको कैसे पता कि ये रिएक्शन सर ये इधर रिएक्शन जाएगा ही? आपको कैसे पता सर ये रिएक्शन इधर जाएगा ही? आपको कैसे पता ये रिएक्शन इधर जाएगा ही? आप क्या करो, डेल्टा जी निकालो। डेल्टा जी कैसे निकालेंगे सर? भाई हमें डेल्टा एस तो पता ही है, एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। टेम्परेचर तो रिएक्शन में पता ही है, जैसे हैबर प्रोसेस में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके चलते हैं। अगर आपको डेल्टा एस निकालने की टेक्निक पता चल जाए साहब, तो आप किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल सकते हैं। अब आगे देखिएगा जरा ध्यान से। अब ये रिएक्शन के लिए मैं अलिंगन डायग्राम खींचने जा रहा हूँ, सब लोग सुनिएगा। तो जरा देखो, डेल्टा जी बराबर, सब लोग देखेंगे ध्यान से, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसके बीच और इसके बीच में हमें डायग्राम बनाना है। अलिंगन सामने बनाया था, इसे अलिंगन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे होगा और ये एक्स एक्सिस पे होगा। ये आपका स्लोप है, स्लोप, और ये आपका सी मतलब कांस्टेंट। ठीक है यहाँ तक। अब प्रश्न यह है कि सर एस कैसे निकालते हैं? एस, ध्यान सुनिएगा, ये जो एस है ना, इसको एंट्रोपी बोलते हैं। आप तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ भी रहे हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। होता क्या भी सुनते हैं। एस निकालने के लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले रिएक्टेंट के मोल लो, गैसियस, याद रखिएगा। एस निकालना है तो हमेशा गैसियस के लिए ही निकालेंगे, है ना, क्योंकि गैस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। खैर, गैसियस के मोल, यहाँ पे कितने मोल हैं? 1, माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल। भाई गैसियस प्रोडक्ट के मोल 1 हो गए, रिएक्टेंट के मोल कितने हो गए? हाफ। लेकिन ये तो सॉलिड है ना, इसको नहीं लेंगे, माइनस हाफ। कितना हो जाएंगे? हाफ हो गया, सही बात है। अब क्या करो, सुनो, अब रिएक्शन फिर से लिखो। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी, और डेल्टा एच कितना आ गया? हाफ आ गया। सही है ना यहाँ तक? अब मुझे बताओ, इसको क्या लिखेंगे? y, इसको जरा देखो, m, सही है, और इसको x, और इसको c। ठीक है यहाँ तक। अब इसको मैं सीधा लिखता हूँ, सीधा मतलब रिएक्शन की तरह, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। मुझे बताओ, क्या इसका मतलब निगेटिव स्लोप होता है? निगेटिव स्लोप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको एक ग्राफ ऐसा बनाना है जो कि स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन हो, लेकिन उसका स्लोप कैसा हो? निगेटिव हो। अब मुझे बता दीजिए जरा, सब देखिए अलिंगन डायग्राम का पहला ग्राफ देखिए, ये रहा अलिंगन डायग्राम का पहला ग्राफ, ये रहा डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में, और ये रहा निगेटिव स्लोप का ग्राफ, और ये रहा यहाँ तक सी, यहाँ से लेके यहाँ तक सी है ना ये, और ये रहा निगेटिव स्लोप का ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? ये ग्राफ आपका है कार्बन सॉलिड, आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, O2 से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जा रहा है। ये अलिंगन डायग्राम का पहला ग्राफ। सबको समझ में आया? शुभम समझ में हाँ आया? सर, हाँ सर, हाँ सर। अवनी पटेल आपको समझ में आया? हाँ सर। ओके, तीरथ पटेल समझ में आया? नीरो समझ में आया? हाँ सर। नीरो समझ में हाँ आया? सर आ गया। अब एक बात और सुन लीजिए, अभी बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, पहले सुन ले इसको।
अब पहले इसको सुन लीजिए, अभी जल्दबाजी नहीं करना है, सुनिए पहले। अब ध्यान सुनिएगा। अब प्रश्न क्या, सुनिए एकदम। प्रश्न ये है कि सर अब ऐसा कोई चीज बताओ जिससे हम ग्राफ जल्दी बना ले, बार बार mx प्लस सी करने क्या मतलब। सुनो क्या करना। आप पहले रिएक्शन लिखो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लिख दिया। सही है, सही बात है। यहाँ पे आप एस को चेक करो, एस को। यदि एस, ध्यान सुनिएगा, यदि एस पॉजिटिव आता है, एस पॉजिटिव मतलब ये कैसे आएगा भैया, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। सही बात है, ऐसे ऐसे निकालते हैं ना। यदि एस पॉजिटिव आता है हाँ तो रिएक्शन क्या होगा, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। मतलब ये हुआ ऐसा ग्राफ जो कि निगेटिव स्लोप हो, बात खत्म। लेकिन यदि डेल्टा एस आपका निगेटिव आता है, निगेटिव, तो साहब यहाँ निगेटिव और यहाँ निगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तब क्या बनेगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी मतलब पॉजिटिव स्लोप और सी इंटरसेक्ट। या देखो ये रहा पॉजिटिव स्लोप, ये रहा सी इंटरसेक्ट। सही बात है। और यदि डेल्टा एस की वैल्यू 0 आती है तो y बराबर केवल और केवल क्या बचेगा, c बचेगा। और y और बराबर c मतलब ये रहा आपका, ये रहा y बराबर c। मुझे बताइए गर्म मूवी कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले सलमान खान ऐसे करता, देखो ऐसे, सबसे पहले ऐसे ही करता है ना। फिर सलमान खान, देखो मैंने उल्टा बना दिया यार, ये नेगेटिव स्लोप बना दिया, ये पॉजिटिव होगा ना ऐसे। शुभम बताया नहीं यार। हाँ सर, बोलने वाला था लेकिन आपने देख लिया। हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो अब सलमान खान पहले क्या करता है, सुनो बताएं। मान लो पहले ये प्लॉट देख लो, तो पहले सलमान खान ऐसे खींचता है, ऐसा लाइन ऐसे खींच लिया, ये वाला नेगेटिव स्लोप। फिर ऐसे खींचता, ये वाला खींच लिया। और यहाँ बीच बीच में ऐसे क्या लिखता है, गर्म मूवी, ऐसे। ये रहा, हो गया लिंगन डायग्राम। कितना सिंपल है ना। अब सर आपने इसका तो एग्जांपल बता दी, इसका बताओ। देखो मुझे इसका डेल्टा एस बताओ, तीरथ पटेल इसका डेल्टा एस तुम बताओ, जल्दी बताओ। इसका डेल्टा एस बता दो। इसमें कितने मोल है, 1। इसमें कितने हैं, हाफ, और 1 कितने, 3/2। तो क्या इसका डेल्टा एस माइनस में आएगा, हाँ माइनस में आएगा तो क्या ये इक्वेशन होगा, तो क्या ये ग्राफ हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला ग्राफ होगा, याद रखना, ये वाला ग्राफ। अच्छा इसको जीरो से मत मिलाना, थोड़ा सा इंटरसेक्ट होना चाहिए, प्लस सी है ना। प्लस सी मतलब जो मूल्य बनती, जो 0 से ना जाए, थोड़ा सा ऊपर से जाए। सही बात है। सर इसका बता दो, इसका देख लो, डेल्टा एस निकाल लो। इसका डेल्टा एस निकालो 1 और इसका 1, 0 जो 0 आ गया। तो क्या ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, सिंपल है। अब जरा एक लाइन में बता दो, जरा मुझे बता दो, क्या इस इक्वेशन के लिए अलिंगन डायग्राम ऐसे बनेगा। निगेटिव स्लोप है साहब, निगेटिव स्लोप। हाँ सर। सही है, डेल्टा एस इसका क्या है, माइनस है ना। हो गया काम खत्म। अब मुझे बता दो, क्या इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस आपका निगेटिव है, तो निगेटिव और ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, तो क्या ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ आ जाएगा ऐसे, फिर से ऐसे ऐसे। सही बात है। देखो ये आ गया। और इसमें डेल्टा एस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब डेल्टा जी कांस्टेंट, मतलब ये क्या, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ। अब सलमान खान का देखो, ये आ गया ना। अब सलमान खान की मूवी देखो, ये देखो पहले ऐसे खींचेगा, ऐसे, फिर ऐसे, और ये बीच में मूवी ऐसे कर्व, है कि नहीं। मुझे बताओ ये कैसे लिखा, पता चल गया। ये किसे लिखा, पता चल गया। ये, अरे साहब हमने क्या किया ना, ये सभी रिएक्शन को मिला दिया। और हमने नहीं मिलाया, अलिंगन साहब ने क्या किया ना, बेचारे इन्होंने एक एक रिएक्शन के लिए प्लॉट किया, एक एक रिएक्शन के लिए प्लॉट किया, एक एक रिएक्शन के लिए प्लॉट किया। अब प्लॉट करके ना एक बहुत ही बड़ी कहानी बना दिया। ऐसे कैसे, एनसीईआरटी देखो ऐसे दिखेगा, देखो देख रहे हो ना, एनसीईआरटी में ऐसे दिखेगा, देख रहे हो कितना टेढ़ा मेढ़ा, देख रहे हो। इसे बोलते हैं अलिंगन डायग्राम, देख रहे हो ना, ये देख रहे हो अलिंगन डायग्राम, ये देख रहे हो अलिंगन डायग्राम। क्यों, ये देखो एनसीईआरटी में देखो, ये ऐसा दिखेगा अलिंगन डायग्राम। मुझे बताओ, अब अलिंगन डायग्राम से आपको घबराहट होगी क्या कि ये कैसे आया होगा, कैसे लिखा गया होगा, कोई चिंता। देखो अभी मैंने अलिंगन डायग्राम पूरा नहीं पढ़ाया क्योंकि टाइम हो चुका है। अलिंगन डायग्राम तो अगली क्लास के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्लास बिल्कुल बंक ना करें क्योंकि अब तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है।
आलिंगन डायग्राम से फिर भी कुछ तो समझ में आ गया ना, कुछ तो समझ में आया होगा सर। ये डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में बहुत सारी रिएक्शन देखा गया और उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, इसे आलिंगन डायग्राम कहते हैं। यह स्टेप 3 मतलब मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे चेंज करते हैं इसी की कहानी है। इसके लिए हमारे पास 2 कहानी है, एक आलिंगन डायग्राम है, दूसरा वाला रिडक्शन वाला प्रोसेस है। ठीक है, तीरथ पटेल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सबको? अवनी पटेल आपको समझ में आया? शुभम? हाँ समझ में सर। आया? हाँ सर। जय पटेल